तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे देश के द मोस्ट डिफिकल्ट रेल लाइन से रिलेटेड, जिसके बारे में एक अपडेट हमें मिला है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिवाग रांगपुर रेलवे लाइन की, जहाँ पर कहा गया है कि 2024 तक सिक्किम तक ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद में सिक्किम पूरे देश के रेल नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड हो जाएगा। और जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इस प्रोजेक्ट की है, स्पेशली चाइना बॉर्डर को देखते हुए, वो भी बहुत ही ज्यादा हमारे लिए एक एडवांटेजेस पोजीशन पे लाके हमें रखेगी। या जो लाइन है इसके अंदर 14 टनल्स 22 ब्रिजेस है, जबकि लाइन सिर्फ 45 किलोमीटर लंबी है। और अभी कहा गया है कि वॉर फुटिंग पे वर्क चल रहा है, जिसके वजह से काम जो है तेजी से हो तो रहा है, लेकिन वेदर की वजह से काफी दिक्कतें आ रही है। अब देखते हैं अगले साल जो है हमें दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ज्यादा डिफिकल्ट रेल लाइन्स ओपन होते हुए नजर आती है। यानी अगली दूसरी खबर आ रही है वो है हमारे देश के जीडीपी डेटा से रिलेटेड, जहां पर खबर आई है हमारे देश के सिटीज रिलेटेड। तो दोस्तों प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स पीजीसीआई Q1 2023 के हिसाब से मुंबई जो है वो 30th रैंक जो Q1 2022 में वो था, उससे जंप करके डायरेक्टली 6th पोजीशन पे आ गया है क्वार्टर बेस्ड ग्रोथ के हिसाब से, जहां पर मुंबई ने बेंगलुरु और दिल्ली को आउट परफॉर्म किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एवरेज प्राइसेस ग्रोथ जो देखा गया मुंबई के अंदर वो था 5.5% का, बेंगलुरु में था वो 1.2% का, जबकि दिल्ली में 3% का हमें देखने को मिला। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है हमारे देश के अंदर की डिपेंडेंसीज को कम करने से रिलेटेड। तो आप जानते हो दोस्तों हमारे देश इतना बड़ा एग्रीकल्चरल सुपर पावर होने के बावजूद जो ऑयल सीड्स है उसका प्रोडक्शन कम होता है, जिसकी वजह से अभी भी हमें बहुत ज्यादा तेल खाने वाला बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके कारण जो है रिसेंटली गवर्नमेंट ने शुरू किया था कि सब लोगों को जो है वो एक्चुअली मेहनत करनी चाहिए और जो है ऑयल सीड ज्यादा बनानी चाहिए। और गवर्नमेंट ने कहा है इसके लिए वो 45,793 करोड़ रुपीस का मस्टर्ड ऑयल प्रोक्योर करेंगे एमएसपी के ऊपर से। ये आसाम के अंदर होने वाला है, आसाम के सीएम के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया, जिसके वजह से होगा ये कि मार्केट प्राइस से ज्यादा क्योंकि मस्टर्ड को मिलेगा, तो कई सारे फार्मर्स जो उसका प्रोडक्शन शुरू करेंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है देश के अंदर बन सकने वाली न्यू मेट्रो लाइन से रिलेटेड, जहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, इन्होंने वैसे 27 न्यू मेट्रो लाइन्स के प्रपोजल सामने रखे हैं। अलग अलग कई सारे लाइन्स है, लेकिन जो मेजर लाइन्स के बारे में यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है वो जम्मू श्रीनगर और बेसिकली कश्मीर को कनेक्ट करने के हिसाब से बनाई गई रेल लाइन है। जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन है, उसके कंप्लीशन के बाद में ये सारी सिटीज जो इसके रूट पे पड़ते हैं उनके अंदर इसी कनेक्टिविटी दी जाएगी। कश्मीर के अंदर जो है और जम्मू के अंदर हमें मेट्रो रेल कनेक्टिविटी इसके वजह से आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। अब वैसे प्रपोजल्स है, कब तक एक्सेप्ट होते हैं या फिर कुछ चेंजेस हमें देखने मिलेंगे। अगली दूसरी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर एनडीएमसी के ऑफिशियल्स ने कुछ प्रपोजल सामने रखे हैं सिविक बॉडी के सामने और एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए परमिशंस मांगी है, जिसके हिसाब से लिखा यह गया है कि 5.3 किलोमीटर का एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए धौलाकुआ फ्लाईओवर से लेके तालकोतारा स्टेडियम के बीच में। और इसकी वजह से जो एसपी मार्ग है इसका डीकंजेशन होता हुआ नजर आएगा और जो आईजीए इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले लोग हैं उनको भी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। कॉरिडोर के अंदर ना सिर्फ एलिवेटेड सेक्शंस है लेकिन टनल्स भी हो सकती है, ऐसा कहा गया है। और जो सेंट्रल रिज है ओवरऑल शहर का, उसके अंदर से ये गुजरेगी। तो प्रपोजल है, वैसे जो पुलिस डिपार्टमेंट है ट्रैफिक पुलिस वाली, उन्होंने भी ये प्रपोजल के अंदर हिस्सा लिया है। तो देखते हैं गवर्नमेंट इसको अप्रूव करती है एटलीस्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए। अगली दूसरी खबर आ रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए टेक्सटाइल पॉलिसी 2023 से लेकर 2028 के लिए, जहां पर 5 लाख जॉब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्रिएट करने के लिए इन्होंने अभी पॉलिसी फ्रेमवर्क करके रेडी कर लिया है। इस पॉलिसी के हिसाब से फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, इस मार्ग पे काम किया जाएगा। अब नाम से भी समझ होंगे, बेसिकली ये जो अभी प्रोडक्शन करने के हिसाब से बातें हो रही है वो प्रॉपर एक्सपोर्ट रिलेटेड फिनिश्ड एंड हाई वैल्यू गुड्स को एक्सपोर्ट करने रिलेटेड हो रही है। महाराष्ट्र के अंदर कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो हमारे एक्सपोर्ट्स आते हैं फिर वहां पे टेक्सटाइल्स जो बनते हैं उससे एक्सपोर्ट हो जाते हैं, फिर बाद में फास्ट फैशन के लिए हमारे नेबरिंग कंट्रीज से वो बनकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को अपॉर्चुनिटी लॉस होती है। यही चीज जो है कई पॉलिसीज के जरिए अभी इंडिया के अंदर प्रमोट की जाएगी, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के अंदर। और जो इंडिजिनस टेक्सटाइल्स है उनके ऊपर स्पेसिफिकली फोकस किया जाने वाला है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर की पैठनी है, हीमरू, करवत काथी, थाना, घुंगड़ी, इन चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा। और गवर्नमेंट जो है इनके जो ट्रेडिशनल व्यूअर्स है इनको भी डायरेक्ट बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी कैश कॉम्पनसेशन के तौर पर। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है देश के एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स इंडस्ट्री से रिलेटेड। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके लिए भी डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी अनाउंस की है और अराउंड 25% कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं ये इस तरीके के हैं कि जो स्टेट इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स है वो सिंगल विंडो क्लियरेंसेस देगी आईटी प्रोजेक्ट्स और आईटी एनेबल सर्विसेज के लिए, जिनके अंदर इनको भी इंक्लूड किया गया है। और स्पेशली एमएसएमईज को यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 500 करोड़ रुपए वैसे साइड में भी रखे गए हैं महाराष्ट्र को इनोवेशन हब बनाने के लिए, जहां पर ऐसी चीजों को प्रमोट किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो फिर से आ रही है वो महाराष्ट्र से ही है, जहां पर इनॉग्रेशन कल के दिन किया गया है नीलवंदे डैम और कैनाल नेटवर्क का। तो दोस्तों 53 इयर्स पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में पहली बार कंसेप्चुअलाइज किया गया था और महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के अहमदनगर के आसपास के कई सारे तालुकास जो है उनके अंदर वाटर स्कैर्सिटी को कम करने के लिए प्रोजेक्ट जरूरी था। 1970 में ये प्रोजेक्ट वैसे 7.9 करोड़ का होने वाला था 11 टीएमसी की कैपेसिटी के साथ में, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो 7.9 करोड़ से बढ़ के 5169 करोड़ रुपीस में बना है। और जो वैसे 11 टीएमसी की इनिशियल कैपेसिटी थी वो कम होकर 8.52 टीएमसी पे आ गई है कुछ अलग अलग इश्यूज की वजह से, लेकिन अभी फाइनली ये बन गया है। 182 किलोमीटर के कनाल्स है, 125 गांवों को कलेक्ट करेगा और इसकी वजह से 68,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड को इरिगेशन मिलेगा। अकोला, संगमनेर, राहुरी, श्रीरामपुर, कोपरगांव, राहता, ये सब तालुका जो है इनको इसकी वजह से काफी ज्यादा राहत मिलेगी अपने पानी के इशू के लिए। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है हमारे ओवरऑल नेशनल जीडीपी ग्रोथ से रिलेटेड। दोस्तों कल के दिन काफी लोग वैसे इस बात कर रहे थे, कल शाम तक ये न्यूज आ गई थी और इंडिया को जो प्रोजेक्शंस मिले थे जीडीपी ग्रोथ के लिए फोर्थ क्वार्टर 2022-23 में, उसके हिसाब से हमने ज्यादा ग्रोथ किया है। तो दोस्तों 6.1% ग्रोथ हमने की है फोर्थ क्वार्टर 2022-23 के बीच में और इसके वजह से जो एनुअल ग्रोथ रेट निकल कर आ रहा है वो हो गया 7.2%। पिछले साल यही रेट जो है वो 4.5% था उस क्वार्टर के लिए, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये ग्रोथ है। और जो डेटा निकाला गया है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों वैसे अगर ऑनेस्टली देखें तो 7.2% अगर आ भी जाता है साल के एंड तक फाइनल वाला डेटा तो वो अच्छी बात तो है ही, स्पेशली एक ऐसी दुनिया जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंट्रीज कोई ना कोई प्रॉब्लम के अंदर है, नेबर्स जो है वो कंगाल हो रहे हैं, वहां पर ऑब्वियसली बहुत बड़ा ग्रोथ रेट है। लेकिन जिस हिसाब से हम 5 ट्रिलियन वगैरह की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से 7.2% जो है वो बहुत बड़ा आंकड़ा निकल कर नहीं आता। अगली दोस्तों खबर आ रही है फिर से उड़ीसा से आ रही है, जहां के सीएम ने कहा है कि उन्होंने इनॉग्रेट कर दिए है 3 फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर्स भुवनेश्वर के अंदर और जो इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल क्लब होगा 2023 के अंदर उनके लिए इन फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एस्टैब्लिशमेंट हुए हैं उड़ीसा फुटबॉल एकेडमी के अंतर्गत और उड़ीसा फुटबॉल एकेडमी एंड कैपिटल फुटबॉल अरीना के अंतर्गत। तो धीरे धीरे स्पेशली हमारी ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर हमें क्रिकेट छोड़ के बाकी स्पोर्ट्स के अंदर भी अच्छा इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने 1100 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अक्वायर किया है, बेसिकली आइडेंटिफाई किया है इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए और अपना ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2031 के हिसाब से वो फाइनल स्टेजेस में है इसको फाइनली अप्रूव कराने के लिए। तो मैंने दोस्तों हफ्ते भर पहले खबर दी कि नोएडा ने भी ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड देख लिया है और इसका एक्विजिशन वो अलग अलग गांवों से शुरू करेंगे अपने शहर के प्लांट एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए। सिमिलर चीज गाजियाबाद में हो रही है। नोएडा वैसे रेसिडेंशियल कमर्शियल सब चीज पे ध्यान दे रहा है, लेकिन गाजियाबाद ने जो पहला प्लान देखा है वहां पे मेजरली सब कुछ जो है वो सब कुछ इंडस्ट्रियल के हिसाब से। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से, जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी AFD और ये जो सामने नाम दिख रहा है उनके साथ में और यूरोपियन यूनियन के साथ में, जिनके साथ में मिलकर ये सर्कुलर इकोनॉमी किस तरीके से एक शहर के लेवल पे होनी चाहिए उसके ऊपर काम करेंगे। यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स, सिटी प्लानिंग, इन चीज़ों पर काम किया जाएगा। तो देश देखते अब किस तरीके से जो यूरोपियन सिटीज हमसे सिमिलर हिस्ट्री शेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ अर्बन प्लानिंग, जहाँ पे संकरी सर के वगैरह हुआ करती थी वो आज कैसे काम कर रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर इंडिया को सीखने मिलेगा। देखते हैं इनका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है। आज के आस्पिटी सॉल्व के बारे में बात करें तो राज साहब पूछते हैं दूसरे देशों को यूपीआई टेक्नोलॉजी देने से इंडिया का क्या फायदा होगा। तो देखो सॉफ्ट पावर का तो फायदा है ही, अगर किसी देश के ऊपर हमारे कंट्रीज के टेक्नोलॉजी का रिलायंस है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पर इंडिया अगर वो टेक्नोलॉजी को इतना डोमिनेंट बना देता है उस देश के अंदर की उनकी डिपेंडेंसी है, वहाँ की जनता की डिपेंडेंसी है, तो अपने को कोई वोट चाहिए यूएन के अंदर, हमको कोई सी चीज़ मनवानी है, खरीदनी है, बेचनी है, सब चीज़ों में मदद मिलती है। अब बात करें उन देशों को फायदा क्या है यूपीआई लेने का, तो वो भी बहुत बड़े जियोपॉलिटिक्स के सबसे पहली बात उनकी यूएसए और चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम होती है। रशिया के साथ में क्या हुआ सब लोगों ने देखा, कोई भी देश जो है ये चीज़ अपने साथ होने नहीं देना चाहता। कई कंट्रीज जो है डोमेस्टिकली कैश सर्कुलेशन की वजह से परेशान है, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज जो है उनके अंदर कई बार करप्शन के इशूज़ बोलो, इन्फ्लेशन के इशूज़ बोलो, फेक करेंसी के इशूज़ बोलो, ये रैम्पेंट है। यूपीआई जो है करेंसीज को जो है बहुत जल्दी डिजिटल ले जा सकता है, जिसके वजह से ये दिक्कतें जो गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती है कैश की वजह से वो कम होगी, बेटर ट्रैकिंग होगा, बेटर टैक्सेशन होगा। जो चीज़ें इंडिया के अंदर फायदा हो रही है यूपीआई की वजह से वही चीज़ों का फायदा जो है वो बाहर के देशों में भी करने को मिलेगा। और इंडिया जो है ऐसी चीज़ें किसी देश में अगर करवा पाती है तो ऑब्वियसली उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में #आस्पिटी के साथ में पूछ सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको एक लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप फर्स्ट होते हो न्यूज़ देने के लिए तो आपको क्रेडिट्स भी मिलेगा और मिलेंगे अगले वीडियो में।